Hello and welcome to my channel Blue Chip Finance. In this video, we will discuss about the paper of BCom Part 1 2011 and question which will be discussed in this video is related to final accounts, which is both intermediate and graduation level. It will be helpful for you to understand this. So इस क्वेश्चन के अंदर जो डाटा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ शाहिद ब्रदर्स प्रीपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2010 एंड ऑल्सो अ बैलेंस शीट एज ऑन द अबव डेट। तो ये मुख्तलिफ बैलेंसेस गिवन हैं ट्रायल बैलेंस की शक्ल में और साथ ये इसके एडजस्टमेंट्स हैं। तो सबसे पहले जैसे जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा आपको ज़ोर देता हूँ वो ये है कि आपको फेवरेबल बैलेंसेस और इनके प्रॉपर प्लेसमेंट आपको पता होनी चाहिए। तीन ही चीज़ें आपके पास, एक है ट्रेडिंग अकाउंट, एक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ट्रीट की जाती हैं, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इनडायरेक्ट रेवेन्यूज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रीट होंगे। तो ये बस इसकी इसकी मुख्तलिफ प्लेसमेंट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टॉक से। तो स्टॉक आपका ट्रेडिंग के अंदर डेबिट साइड के ऊपर ओपनिंग स्टॉक आपका प्लेस किया जाएगा 48,400। उसके बाद परचेजेस हैं, ये भी डेबिट साइड के ऊपर ट्रेडिंग। डेबिट के ऊपर जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपके आएंगे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में, जबकि क्रेडिट साइड के ऊपर जितने भी आपके रेवेन्यूज़ हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो प्लेस किए जाएंगे। तो नेक्स्ट जो आपका डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है वो है परचेजेस। तो परचेजेस 82,000, लेकिन इसकी देख लें कि यहाँ पे कोई रिटर्न वगैरह तो नहीं है, तो यहाँ पे इसकी कोई रिटर्न गिवन नहीं है। तो परचेजेस डायरेक्टली आ जाएंगे जी 82,000। उसके बाद सेल्स है, तो ये डायरेक्ट रेवेन्यू है 239,200 और ये क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाएगी 239,200। और इसके बाद आपकी आ जाएगी कैपिटल, ये आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के ऊपर ट्रीट किया जाएगा। ड्राइंग्स जो हैं वो लायबिलिटी साइड पे कैपिटल में से माइनस कर दी जाती हैं। तो 366,400 माइनस 168,000। उसके बाद फर्नीचर है, ये आपका एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर ट्रीट किया जाएगा। सैलरीज आउटस्टैंडिंग, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में गिवन नहीं है। अगर एडजस्टमेंट में गिवन होती तो हम सैलरीज के अंदर इसको ऐड करते इसमें, लेकिन ये चूंकि एडजस्टमेंट में गिवन नहीं है तो है भी ये आउटस्टैंडिंग। तो ये डायरेक्टली आपकी करंट लायबिलिटीज़ के अंदर ये ट्रीट की जाएंगी 5200 बैलेंस शीट में। सन्ड्री डेटर्स आपके एसेट हैं, और एडजस्टमेंट जिस वक्त डिस्कस करूंगा तो उसमें आपको मैं बता दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगी। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये वो लोग हैं जिनको आपने पैसे देने हैं, तो ये आपकी लायबिलिटी बैलेंस शीट में चली जाएगी। सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट में एसेट साइड पे ट्रीट किया जाएगा। इनकम टैक्स आपका एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे जाएगा। मशीनरी, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, ये तीनों आपके एसेट हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे ट्रीट किए जाएंगे। वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है और ये ट्रेडिंग में ट्रीट किया जाएगा, ये वेजेस आ गई। और उसके बाद सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे। जनरल एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे। कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड दोनों आपका एसेट हैं और बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर ये करंट एसेट्स में ट्रीट किए जाएंगे। अब कुछ चीज़ें जो यहाँ पे समझने वाली हैं कि जैसे ये इन्वेस्टमेंट मैंने कहा एसेट है, तो इसके ऊपर आपने चूंकि इन्वेस्टमेंट की हुई है, फेवरेबल बैलेंस आपका डेबिट है, तो एसेट का फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है। तो इसका मतलब है कि ये इन्वेस्टमेंट आपने की है।
और इसके ऊपर आपको 10% रिटर्न मिल रहा है, तो ये आपका इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, ये इसका ध्यान रखिएगा। 32,000 का 10% जो है 3200, ये इनडायरेक्ट रेवेन्यू के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस में इसको आपने लिखना है। अच्छा, फिर उसके बाद ये तकरीबन ऑलमोस्ट सारी डिस्कस हो चुकी हैं चीज़ें, और अब हम चलते हैं कि एडजस्टमेंट्स में क्या गिवन है। डेप्रिसिएट बिल्डिंग एट 2% पर एनम एंड मशीनरी एट 5% पर एनम एंड फर्नीचर एट 10% पर एनम। तीनों एसेट हैं, और डेप्रिसिएशन आपको पता है कि वियर एंड टीयर वैल्यू है, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ एसेट की वैल्यू के अंदर जो रिडक्शन आती है ड्यू टू वियर एंड टीयर, तो ये जस्ट ये डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है ये आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड के ऊपर आ जाएगा। बिल्डिंग यहाँ पे आ गई आपकी, ये 1,60,000 इसका 2%, और उसके बाद मशीनरी 5% और फर्नीचर 10%। तो मशीनरी जो है 72,000 का 5%, और इसके अलावा फर्नीचर का 10%, 48,000 का 10%, 4800। तो ये तीनों आपके डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे आएंगे। और जिस वक्त आपने एसेट में इनकी वैल्यूज़ लिखनी है तो बुक वैल्यूज़ लिखनी है। बुक वैल्यूज़ का मतलब ये है कि इस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन की अमाउंट को माइनस करके लिखना है। तो ये तो थी पहली एडजस्टमेंट। फिर प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% एंड फॉर डिस्काउंट एट 5% ऑन सन्डी डेटर्स। जो जहाँ तक डाउटफुल डेट्स की बात है तो उसका फार्मूला है एक, तो वो फार्मूला जो है प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे ट्रीट होगा और बैलेंस शीट में कैसे ट्रीट होगा। सबसे पहले तो हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये डेप्रिसिएशन जो तीन मैं आपको कह रहा था वो तीनों की कैलकुलेशन है यहाँ पे। उसके बाद सैलरीज, जनरल एक्सपेंसेस, ये दोनों इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, वो यहाँ पे आ गए। अब बैड डेट्स का एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है जी? बैड डेट्स एड राइट ऑफ एड न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन क्या है कि जो कि यहाँ पे एडजस्टमेंट में बताएगी, या 5% ऑन सन्डी डेटर्स। तो सन्डी डेटर्स जो हैं वो हैं 67,200, तो 67,200 का 5% लें, ये आपकी न्यू प्रोविजन आ गई। और ओल्ड प्रोविजन, अब ये जो ओल्ड प्रोविजन होती है और ये जो बैड डेट्स होते हैं, ये दोनों ट्रायल बैलेंस में गिवन होते हैं। अगर वहाँ पे अवेलेबल हैं तो आप लिखें, अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे 0 लिख दें। और राइट ऑफ आमतौर पे एडजस्टमेंट में गिवन होता है, अगर राइट ऑफ गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन तो छोड़ दें इसको। तो जो आपकी बैड डेट्स हैं, जो न्यू प्रोविजन आपकी बन गई वो है 3360। मज़ीद उसके बाद इसने कहा है जी कि ये जो डिस्काउंट है ऑन सन्डी डेटर्स, ये 5% है। सन्डी डेटर्स आपके लिए एसेट है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको पैसे देने हैं, तो आप उनको 5% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात का ख्याल रहे कि ये सन्डी डेटर 67,200 जो है, इसमें ऑलरेडी बैड डेट्स डिक्लेयर हो चुके हैं 3360, तो इनको माइनस कर दें, ये पैसे मिलने का इम्कान नहीं है। तो 67,200 माइनस 3360, रिमेनिंग अमाउंट का 5% ले लें जो कि 3192 है। तो ये तो हो गई यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। अब बैलेंस शीट में जिस वक्त आप सन्डी डेटर्स को मेंशन करेंगे तो वहाँ पे हम कैसे करेंगे? जो सन्डी डेटर्स हैं वो हैं 67,200, तो ये दोनों जो राइट ऑफ अगर है तो वो भी माइनस होगा, न्यू प्रोविजन माइनस होगी, और डिस्काउंट ऑन डेटर्स, चूँकि राइट ऑफ गिवन नहीं है तो उसको छोड़ दिया हमने। न्यू प्रोविजन और डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये दोनों इसमें से सब्ट्रैक्ट करके बाकी अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। और सेम इसी तरह जो आपके एसेट्स हैं, बिल्डिंग, मशीनरी और फर्नीचर, इसमें जो डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट की है यहाँ पे 3200, 3600 एंड 4800, ये तीनों इसकी
जो वैल्यू है उसमें से माइनस करके बुक वैल्यूज आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट जो है वो है क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, यानी कि जिन लोगों को आपने पैसे देने हैं उनमें से 3% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो ये आपके लिए रेवेन्यू है। तो सेम जिस तरह आपने सन्ड्री डेटर्स में से माइनस किया था, लाइबिलिटी में हम सन्ड्री क्रेडिटर्स में से ये अमाउंट एक तो माइनस करके लिखेंगे और दूसरा ये आपके लिए रेवेन्यू है, और ये आपका रेवेन्यू के तौर पे क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाएगा। डिस्काउंट ऑन सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000 सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, उसका 3% 1500 हो जाएगा, और बैलेंस शीट के अंदर आप सन्ड्री क्रेडिटर्स लेस डिस्काउंट ऑन सन्ड्री क्रेडिटर्स 1500 और 48,500 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जी तीसरी एडजस्टमेंट जो है चौथी, वो है वेजेस पेएबल। तो वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, और वेजेस पेएबल यानी कि आउटस्टैंडिंग है, ये आपने पे करनी हैं। तो ये एक तो ये है कि ये वेजेस में डायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा 48,000 में, ये आ गया 54,000। और दूसरे नंबर पे ये है कि अभी तक आपने पे नहीं किया तो ये आपकी लायबिलिटी में भी ट्रीट किया जाएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000। उसके बाद जो आखिरी इसके अंदर जो चीज़ है वो है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक याद रखें कि अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो दो जगह पे ट्रीट होगा। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये क्रेडिट साइड के ऊपर चला जाता है, और एक बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर आप इसको क्लोजिंग स्टॉक को आप प्लेस करते हैं। अब जो आपका आफ्टर बैलेंसिंग टोटल जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है वो ज़्यादा है 304,400, और अगर आप इन एक्सपेंडिचर्स को, यानी इसका क्या मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप अगर जो बनाई हुई चीज़ है उसको बेचने के बाद आपके पास ये अमाउंट आपको मिली है और उसमें से ये तमाम आपके एक्सपेंडिचर्स हुए, तो ये निकालने के बाद यानी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट रेवेन्यूज में से डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स निकालने के बाद ये आपका प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड के ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे। तो अब इन सब को अगर ऐड अप किया जाए तो आपका इनडायरेक्ट रेवेन्यू जो है वो 124,700 है, और अगर इस रेवेन्यू में से ये तमाम एक्सपेंडिचर्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स माइनस कर दिए जाएं तो आपका नेट प्रॉफिट जो है वो 40148 है। और फाइनली ये जो प्रॉफिट है ये आपका बैलेंस शीट के अंदर ऐड हो जाएगा, कैपिटल लेस ड्राइंग्स ऐड नेट प्रॉफिट, और आपका जो अपडेटेड कैपिटल है वो है 389,748। और बाकी चीज़ें जो हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, और इन्वेस्टमेंट की एक चीज़ कि इन्वेस्टमेंट में जो आप ये तो है इन्वेस्टमेंट की अमाउंट, और जो इंटरेस्ट है इसके ऊपर 10% वो एक्रूड है, यानी कि एडजस्टमेंट में गिवन है तो इसका मतलब है कि ये अभी तक आपको मिला नहीं है। याद रखें एडजस्टमेंट में अगर ये गिवन हो तो इसका मतलब है कि ये आपको अभी तक मिला नहीं है और ये आपको मिलना है, तो ये एक्रूड इसमें वैसे भी एसेट है आपके लिए, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। आप इधर ऐड कर दें या अलग इसको लिख दें, आपकी मर्जी है। तो ये था जी 2011 का क्वेश्चन, और अगले वीडियोस के अंदर हम इसी तरह कंटिन्यू करेंगे और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस